दोस्तों, प्रिया वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर बैठ करके दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही समय में ट्रेन आके प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगती है और प्रिया अपने AC3 के कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और अपने निश्चित सीट पर जाकर के बैठ जाती है। जैसे ही वो अपने सीट पर बैठी होती है कि तब तक से एक लड़का समोसा और आलू बंडा बेचते हुए उस बोगी के अंदर घुसता है और एक तरफ से समोसा समोसा चिल्लाना शुरू करता है। उस बोगी में बैठे हुए लोग, काफ़ी सारे लोग उससे समोसा लेते हैं। हर व्यक्ति को समोसा देते हुए उनसे पैसा लेकर के आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब तक से प्रिया आवाज़ लगाती है कि भैया हमको भी समोसा दे दो, और वो पीछे मुड़ता है और आकर के प्रिया को समोसा देने लगता है। प्रिया समोसा ले रही होती है कि उसकी नज़र उस व्यक्ति के चेहरे के ऊपर जाती है। उस व्यक्ति को देख करके प्रिया पहचान जाती है और प्रिया बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। प्रिया ये सोचने लग जाती है कि ये यहाँ पर आलू बंडा कैसे बेच रहा है, क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति जो आलू बंडा बेच रहा था, जो समोसा बेच रहा था, उस प्रिया का तलाकशुदा पति संतोष था, जिससे 5 साल पहले प्रिया से तलाक हो गया था। दोस्तों, प्रिया SDM बन चुकी थी और SDM का ट्रेनिंग करने के लिए दिल्ली जा रही थी, और उसकी मुलाकात उस बोगी में उसके अपने तलाकशुदा पति से होती है। प्रिया उस संतोष को देखती है, उसको तुरंत पहचान जाती है, लेकिन संतोष प्रिया को नहीं पहचान पाता क्योंकि प्रिया उस समय मास्क लगाई हुई थी। संतोष समोसे देता है और प्रिया से पैसे लेकर के और आगे बढ़ जाता है और समोसा समोसा बोलते हुए अगले बोगी में जाने लगता है। प्रिया उसके पीछे पीछे जाती है। वो आगे आगे जा रहा होता है, प्रिया पीछे पीछे जा रही होती है। वो एक बोगी से दूसरे बोगी, दूसरे बोगी से तीसरे बोगी अपना समोसा और बंडा बेचते हुए आगे बढ़ रहा था। लोगों को समोसा दे रहा था, उनसे पैसे ले रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो महसूस करता है कि ये लड़की उसके पीछे पीछे आ रही है। वो जहाँ भी जा रहा है उसके पीछे आकर के खड़ी हो जा रही है, और प्रिया सचमुच उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या सचमुच ये संतोषी है या कोई और है। लेकिन वो जान गई थी, उसे पहचान गई थी कि ये मेरा तलाकशुदा पति संतोषी है। लेकिन वो ये जानना चाहती थी कि जो संतोष पढ़ने लिखने में अच्छा था, जो संतोष इतना स्मार्ट था, जो हट्ठा कट्ठा हेल्दी लड़का था, जो घूमने फिरने वाला मौज मस्ती करने वाला लड़का था, आज वो इस ट्रेन में समोसा और बंडा क्यों बेचने लगा है। इसी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए उसके पीछे पीछे घूम रही थी। थोड़ी देर के बाद संतोष परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मैडम, आप क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रही हैं? कोई परेशानी है आपको? कोई दिक्कत है हमसे? तो प्रिया कहती है कि मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे आप अपना नाम बता दो, आपका नाम क्या है? संतोष कहता है कि मेरा नाम जान करके आप क्या करेंगी? आप अपना काम करिए मैडम, मुझे अपना काम करने दीजिए। धंधे का समय है, अभी थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी, हमको यहीं उतरना होता है। यहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े 5-10 मिनट में हम जो जितना बेच सकते हैं बेच सकते हैं। अगर हम आपसे यहाँ पर बहस करने लग जाएंगे, आपसे बातें करेंगे, तो हमारा धंधा नहीं हो पाएगा। आप अपना जाइए, बैठिए, आप सफ़र करिए, हमको अपना बिजनेस करने दीजिए। प्रिया कहती है, देखिए आप अपना बिजनेस करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना नाम बता दीजिए। आपका क्या नाम संतोष ही है क्या? संतोष प्रिया के चेहरे पर देखने लग जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरा नाम कैसे जानती है। वो कहता है कि हाँ, मेरा नाम तो संतोष ही है, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? तो प्रिया कहती है कि मैं आपका सब कुछ जानती हूँ। उसके बाद प्रिया अपना मास्क हटाती है। जैसे ही प्रिया मास्क हटाती है, प्रिया के चेहरे को देख करके संतोष शॉक्ड हो जाता है। संतोष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संतोष के हाथ में ली हुई जो टोकरी है, वो टोकरी नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन किसी तरह से उसको प्रिया और संतोष दोनों मिलकर के संभाल लेते हैं।
दोस्तों, काफी रोमांचक कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका कमेंट और आपका शेयर हमारा हौसला बढ़ाता है और हम दूसरी वीडियो, अच्छी कहानियां ढूंढ करके आपके सामने लेकर आते रहते हैं। इसलिए आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, प्रिया एक काफ़ी समझदार और पढ़ने लिखने वाली स्टूडेंट होती है। पढ़ने लिखने में उसका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। बचपन से ही उसका कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ सपने होते हैं और उसी सपनों को अपने दिल में सजा करके वो रात दिन पढ़ाई करती रहती है, मेहनत करती रहती है। उसका ख्वाब था, उसका सपना था कि उसको यूपीएससी क्लियर करके आईएएस पीसीएस बनना था। दोस्तों, और उसी ख्वाब को सजाए हुए वो रात दिन मेहनत में लगी रहती है। लेकिन उसकी पारिवारिक हालत, उसके माता पिता की गरीबी उसे ज़्यादा पढ़ने लिखने से रोकती है और उसके पिता उसकी शादी कम उम्र में ही तय कर देते हैं। अभी वो 12वीं पास की होती है कि तभी उसकी शादी संतोष से तय की जाती है। संतोष के पिता का अच्छा खासा व्यापार होता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास उनकी समोसे और बोंडे की दुकान होती है और वो दुकान इतनी अच्छी होती है कि वहाँ से उनके पास 4-5 वेंडर काम कर रहे होते हैं, 4-5 लड़के काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी दुकान पर बनता है और उसको स्टेशन पर ले जा करके ट्रेनों में लड़के बेचते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छी आमदनी होती थी और काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते थे। संतोष पढ़ने लिखने में ठीक होता है। संतोष अपनी 12वीं की एग्ज़ाम दे चुका था, 12वीं पास कर चुका था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में संतोष अपने पिता की दुकान पर पिताजी का मदद भी कराता था। स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद सीधे दुकान पर पहुंचता था और अपने पिता का मदद कराता था। दोस्तों, इस तरह से संतोष का परिवार भी काफ़ी खुशीपूर्वक चल रहा होता है और जो प्रिया है, प्रिया का भी परिवार काफ़ी खुशीपूर्वक चल रहा था। प्रिया की 2 छोटी छोटी बहनें थी, एक भाई था। उसके पिताजी कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी शादी करना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे बाद और 2 छोटी छोटी बहनें हैं, उनका भी शादी करना है और हम लोग इतने अमीर नहीं हैं कि हम लेट करके शादी करेंगे। तुम्हारी अगर पढ़ाई लिखाई है तो शादी के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, लेकिन एक लड़का जब मुझे अच्छा मिला है तो उसके साथ शादी कर देना ही उचित होगा। और फिर संतोष से प्रिया की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। प्रिया संतोष के पास आ जाती है, क्योंकि प्रिया भी संतोष को पसंद करती थी। संतोष देखने में इतना स्मार्ट था और संतोष को भी प्रिया बहुत पसंद थी, क्योंकि प्रिया भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों की शादी हो जाती है और प्रिया ससुराल में आ जाती है अपने, और आने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव होता है। उसके सास ससुर उसे बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही मानते थे। संतोष भी उसे दिलो जान से चाहता था, लेकिन कहते हैं कि जब प्यार ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर मिठास अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ चींटे लगने भी शुरू हो जाते हैं और फिर इनके प्यार में दरार आना शुरू हो जाता है। अक्सर प्रिया पढ़ाई के लिए बातें करती रहती थी, ऑनलाइन कोचिंग करती रहती थी, जिसमें डाउट क्लास वगैरह चलते रहते थे और उस वजह से उसका मोबाइल मैक्सिमम टाइम बिजी रहता था। क्योंकि प्रिया कहीं कोचिंग नहीं करती थी, कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, अपने घर पर ही तैयारी करती थी। वो अपना ग्रेजुएशन भी कर रही होती है और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रही होती है। ये दोनों चीज़ें मोबाइल से ही पढ़ती रहती है। कुछ ऑनलाइन उसने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था और ऑनलाइन पढ़ती थी, उसमें डाउट क्लासेज वगैरह होते थे, जिसकी वजह से उसका मोबाइल मैक्सिमम टाइम बिजी रहता था। कुछ उसके दोस्त थे, कुछ सहेलियां थी, उनसे भी क्वेश्चन वगैरह करती रहती थी, बातें करती रहती थी, तो मोबाइल उसका बिजी रहता था। और ये बिजी उसका मोबाइल उसके पति संतोष के दिमाग में कुछ उजुल फुजुल बातें घुमाना शुरू कर देता है। संतोष ये सोचने लगता है कि प्रिया किसी औरों से बात करती है और लड़कों से बात करती है, इसका किसी न किसी के साथ कोई चक्कर है। कई बार वो प्रिया के पास आता है, जब शाम को अपने पिता के साथ 8 बजे दुकान बंद करके
तो प्रिया से कहता है कि प्रिया, तुम्हारा मोबाइल हमेशा बिजी रहता है, तुम क्या करती हो, किससे बातें करती हो। प्रिया उससे कहती है कि देखो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रात दिन अपनी पढ़ाई में लगी रहती हूँ, उसके वजह से कुछ दोस्त हैं उनसे बातें करती रहती हूँ, कुछ टीचर्स हैं, कुछ डाउट क्लासेज वगैरह होती हैं, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, उसके वजह से मेरी मोबाइल बिजी रहती है। मैं किसी और से फालतू बात नहीं करती हूँ, इसलिए ये डाउट वाला कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन संतोष एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था, एक मानसिक विकार से गुजर रहा था। उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि मेरी पत्नी किसी और से बातें करती है, किसी और को प्यार करती है। और ये बातें जो धीरे धीरे, कहते हैं कि जब किसी चीज़ में, किसी लकड़ी में अगर एक दीमक लग जाए तो धीरे धीरे उस पूरे लकड़ी के उस पूरे सामान को खा जाता है। और वही चीज़ें होती है। जो कीड़ा संतोष के दिमाग में लग गया था, वो कीड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उस परिवार को विध्वंस के कगार पर लेकर जा रहा था। आए दिन अब संतोष प्रिया को डांटने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। दुकान से थका हारा आता है तो मारपीट करना शुरू कर देता है। हर दिन कहता है कि तुम्हारा मोबाइल बिजी रहता है, तुम नहीं उठाती हो, तुम क्या करती हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसके मोबाइल को छीन लेता है और 5-5, 6-6 दिन उसको मोबाइल ही नहीं देता है। दोस्तों, इस वजह से प्रिया काफ़ी टेंशन में हो जाती है, काफ़ी परेशान रहती है। अपने पिता को एक दिन फ़ोन करके कहती है कि पिताजी, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे जीवन में कुछ सक्सेस पाना है, लेकिन जिस घर में आपने शादी कर दिया, यहाँ के लोग तो ऐसे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों पर डाउट करते हैं। मैं मोबाइल से हमेशा अपनी पढ़ाई की चीज़ें करती रहती हूँ, लेकिन ये जो मेरा पति है, ये हमेशा ये डाउट करता है और कहता है कि तुम्हारा किसी लड़के के साथ कोई रिलेशन है। उसके पिताजी उसको समझाते हैं, कहते हैं बेटी, वो तुम्हारा ससुराल है, उन लोगों के साथ अपना संबंध अच्छा बना करके रखो, वो जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से चलो, क्योंकि लड़की की शादी होने के बाद सब कुछ ससुराल ही होता है, मैके से रिलेशन खत्म हो जाता है। तो मैके के चक्कर में मत रहो, अपने परिवार से अपना अच्छा बनाव करके रखो, वहीं पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अपने पति को समझाओ और कहो कि ये ऐसा डाउट न करे और अपनी पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन वो पति समझाने के लायक नहीं था। वो अपने पति को बार बार समझाती है, बार बार कहती है कि देखिए, मेरे अंदर कोई भी गलत फहमी नहीं है, मैं किसी से, मैं कसम खा करके बताती हूँ, अपने माँ बाप का कसम खा रही हूँ, मैं खुद की कसम खा रही हूँ कि मैं किसी से, मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा किसी भी लड़के से, किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। जो कुछ है आप ही हैं और आप ही से मेरा सब कुछ है। और अगर आप इस तरह से डाउट करेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, मुझे सफल होना है और इसमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आप इस तरह से मेरा पैर खींचेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन संतोष एक दिमागी बीमार व्यक्ति था, वो मानसिक कमज़ोर व्यक्ति था। उसके दिमाग में एक जो साइको टाइप का हो जाता है व्यक्ति की, नहीं, जो चीज़ एक बार दिमाग में घुस गई वो दिमाग से बाहर नहीं निकलता है, वही चीज़ें उसके अंदर था। वो हमेशा यही सोचता रहता है कि ये पक्का किसी न किसी से इसका कोई रिलेशन है। उसके बाद फिर उसकी मोबाइल को छीन लेता है, हर दिन उससे उसके गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। और एक दिन तो जब वो आता है तो उसको बुरी तरह से मारता है। और जब उसको मारता है वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मैं पढ़ लिख नहीं पा रही हूँ, जो मेरा सपना था, जो मेरा ख्वाब था, मेरे ख्वाब सब धूमिल होते जा रहे हैं। अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी, कुछ करिए, नहीं तो मैं या तो जान दे दूँगी और नहीं तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। दोस्तों, उसका पिता फिर भी समझाता है उसको और कहता है कि रुको बेटी, मैं संतोष से बात करूँगा। और उसके बाद शाम को जब संतोष दुकान से आता है तो उसका पिता उसको फ़ोन करके और कहता है कि देखो बेटा, ऐसे मत करो, मेरी बेटी के कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाब हैं, हमने यही सोच करके तुम्हारे जैसे लड़के से शादी किया था कि वो अपना पढ़ेगी लिखेगी, उसके पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत परेशान है, उसके साथ मारपीट मत करो, उसको पढ़ने लिखने में उसका थोड़ा सहयोग करो। उसके पिता काफ़ी समझाते हैं उसको। संतोष उस टाइम सुनता है, लेकिन जब घर आता है तो और भी उग्र हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में ये चलने लगता है कि ये मेरी शिकायत अपने पिता से कर रही है। और उसके बाद उस दिन तो पूरी सामत आ जाती है प्रिया के ऊपर।
इतनी मार मारता है कि प्रिया को उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं प्रिया के साथ, तो अब प्रिया अब देखती है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, या तो जीवन को अपने ख़त्म कर दूं और या तो यहाँ से इस घर को छोड़ करके अपने पिता के पास चले जाऊं। और वो किसी से कुछ नहीं बताती है, अपने एक दो जो कपड़े होते हैं उसको रखती है। उसका पति संतोष और संतोष का पिता दोनों दुकान पर होते हैं, और वो अपना बैग लेती है और सामने रिक्शे वाले को बुला करके और स्टेशन चली जाती है। और वहाँ से थोड़े ही दूर पर उसका मैका होता है, 20-25 किलोमीटर पर, और वो अपने मैके चली जाती है। जब पिता के घर जाती है तो पिता काफ़ी परेशान होते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन अब पिता कर भी क्या सकता है। पिता को तो अपने बच्चे प्यारे होते ही हैं। अगर बच्चा दुखी होगा तो पिता खुद दुखी हो जाएगा, और ये सोच करके कि चलो जो भी इसके किस्मत में होगा, आगे जो भी होगा होगा, लेकिन अब आ गई है तो बेटी को किसी तरह से संभालना ही है, और पिताजी उसको रख लेते हैं। वहाँ आने के बाद वो अपनी पढ़ाई लिखाई जी जान से करने शुरू कर देती है। अब रात दिन पढ़ती है, अपना ग्रेजुएशन करती रहती है। ग्रेजुएशन उसका 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है, और साथ साथ में यूपीएससी की भी तैयारी चल रही होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट देती है, नहीं हो पाता है उसका। सेकंड देती है, नहीं हो पाता है। तीसरा अटेम्प्ट भी देती है, नहीं हो पाता है। और उसके बाद फिर उसका सिलेक्शन तीसरे अटेम्प्ट के बाद हो जाता है, और वो आज सेलेक्ट होने के बाद उसके घर में खुशी का माहौल होता है। जब पोस्टमास्टर लेकर के आता है और उसके घर में उसका ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाता है, तो उसको देखने के बाद जो प्रिया होती है उछल जाती है, कूद जाती है, और अपने पिता के पास वो लेटर लेकर के जाती है और कहती है, पिताजी मैं आज एसडीएम बन गई हूँ। जैसे उसके पिता, उसके माँ, उसके भाई जब देखते हैं कि दीदी एसडीएम बन गई है, सबके आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। और उसके बाद फिर उस घर में, उस परिवार में जश्न मनाया जाता है। थोड़े ही देर में गांव के सारे लोगों को, जितने भी व्यक्ति हैं, पूरी गांव में डंका बज जाता है कि इनकी बेटी ने काफ़ी अच्छे रैंकों के साथ एसडीएम बन गई है, उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। घर वाले तो खुश होते ही हैं, गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं कि चलो कम से कम इस बेटी ने इस गांव की मर्यादा और इस प्रतिष्ठा को तो आगे बढ़ाया। और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में गांव के सभी लोगों को बुला करके खिलाया पिलाया जाता है। काफ़ी खुशी का माहौल होता है। अगले 3 दिन के बाद उसको बुलावा आया था, और उसको जाना था दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। और फिर वो उस दिन उस ट्रेन में बैठ करके जा रही थी जहाँ पर उसका तलाकशुदा पति संतोष उसको ट्रेन में मिला था। ये सारी बातें होने के बाद उस हर चीज़ें संतोष को बताती है और कहती है कि मैं एसडीएम बन गई हूँ, लेकिन तुमसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम इस जगह पर कैसे आए। तुम अच्छा खासा पढ़ते लिखते थे, बड़े स्मार्ट तरीके से रहते थे, देखने में बहुत हट्ठे कट्ठे थे, सुंदर थे, और आज तुम्हारा शरीर बिल्कुल गल चुका है। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी मायूसी साफ झलक रही है। आज तुम जो मोटरसाइकिल लेकर के, बुलेट लेकर के घूमते थे, और आज तुम एक टोकरी लेकर के और समोसा और बंडा बेच रहे हो। कहाँ से कहाँ तुम पहुँच गए। तब फिर उसके बाद संतोष अपनी पूरी कहानी बताता है। कहता है कि जब तुम्हारा तलाक मुझसे हो गया, तो तलाक के बाद मैं काफ़ी दुखी हो गया, क्योंकि मैं दिल से कभी नहीं चाहता था कि तुमसे तलाक हो। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे दिल में ये होता था कि तुम किसी और से बात कर रही हो। मैं तुम्हें इतना प्यार करता था, तुम्हें इतना चाहता था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि तुम किसी और से बातें करो, किसी और से कुछ करो, और इसलिए मैं तुम्हें डांटता था। लेकिन वो बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत ही गलत था। मुझे ये बीमारी थी इस तरह का शक करने का। और जब तुम चली गई, तुमसे तलाक हो गया, उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। कहीं भी किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता था। मैं पिता की दुकान पर भी नहीं जाता था। पिताजी भी परेशान होते थे
मेरी माँ भी परेशान होती रहती थी। और एक दिन ऐसा बुरा समाचार आया हमारे घर परिवार के ऊपर कि मेरे पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया। वह बिस्तर पे पड़ गए। अब घर पे कोई भी कमाने वाला नहीं था। मुझे मजबूरीवश अब फिर दुकान को संभालना पड़ा। दुकान पर जाता था मैं। अब हमारे यहाँ जो लेबर उस टाइम पर 4-4 5-5 लेबर काम करते थे, जो हमारे पिताजी दुकान पर मालिक बन के बैठे रहते थे और वो लेबर ले जा कर के सब कुछ बेचते थे। अब लेबर नहीं रह गए, दुकान टूट गई, दुकान छोटी हो गई। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम दुकान को अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश कर पाएँ। पिताजी की बीमारी में जो पैसे थे सब कुछ उनके बीमारी में लग गया। एक छोटी बहन थी, उसकी शादी करने में पूरे पैसे खत्म हो गए और मैं फिर रोड पर आ गया। किसी भी तरह से थोड़ा बहुत पैसे ले करके अपनी दुकान को स्टार्ट किया मैं। मेरी बूढ़ी माँ वहाँ पर जा कर के समोसा और बंडा छानती है और मैं उसको टोकरी में ले करके स्टेशन स्टेशन और गाड़ी गाड़ी बेचता हूँ। जब ये बातें सुनती है तो प्रिया के आंखों में भी आंसू हो जाता है और ये बातें बताते बताते संतोष भी रोने लग जाता है। वहाँ पर बोगी में जितने लोग थे जो इनकी बातें वहाँ पर सुन रहे थे, क्योंकि उसी बोगी में ही सारी बातें हो रही थी, आसपास के लोग जो इन बातों को सुन रहे थे सबके आंखों में आंसू भर जाता है, सबके आंखों से आंसू आने लग जाता है। फिर प्रिया कहती है कि चलो बाकी बातें उधर अपने सीट पर बैठ करके करते हैं। फिर सीट पर दोनों जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और तब तक से ट्रेन के चलने का समय हो जाता है। प्रिया कहती है कि आज जो मुझे दिल्ली जाना था वो मैं कैंसिल कर रही हूँ और चलो अब ट्रेन से उतर जाते हैं। मेरा दिल कह रहा है कि अब आज मैं कम से कम तुम्हारी माँ से तो चल के मिल लूँ, क्योंकि अब तुम्हारी ये चीज़ें सुनने के बाद अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है दिल्ली जाने की। और फिर ये बातें करने के बाद दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं, क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ट्रेन से उतरने के बाद वहीं पर प्लेटफॉर्म पर काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फिर वो कहती है कि माँ जी कैसे हैं? तो संतोष बताता है कि माँ ठीक है, लेकिन वो भी बीमार ही चल रही है। उसके बाद प्रिया जाती है संतोष के साथ, सीधे उसके घर जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं तो जाके देखती है कि उसके पिताजी पैरालिसिस अटैक आ चुका है और वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं। प्रिया को याद आती है पहले की बातें। उसका जो संतोष के पिताजी थे प्रिया को बहुत चाहते थे। उनकी जो माँ थी प्रिया को बहुत पसंद करती थी, बहुत मानती थी। आज जब वो देखती है कि वो पिता पैरालिसिस अटैक से और बिल्कुल उनका शरीर हिलता डोलता नहीं है, वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बहुत दुखी होती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। उसकी माँ, संतोष की माँ प्रिया के नज़दीक आती है, प्रिया के पास बैठ करके और प्रिया को अपनी बाहों में भर करके रोने लगती है और कहती है, बहू तू क्या चली गई? हम लोगों की दुनिया है उजड़ गई। तू जब थी मैं लाख समझाता था इसको, संतोष को, कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है। अगर एक बार ये रुष्ट गई हो गई, ये चली गई तो हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे। और वही चीज़ हुआ। इन लोगों ने नेग्लिजेंसी किया, तुम्हें समझने में इन लोगों ने भूल किया और आज हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। प्रिया बहुत दुखी होती है, रोती है और उसके बाद फिर कहती है, माँ जी मुझे आज दिल्ली में रिपोर्ट करना है। मैं आज तो जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊँगी तो आकर आप लोगों से मिलूँगी। उसकी माँ कहती है, बेटी अपना ले मेरे बेटे को। लेकिन फिर उस समय प्रिया कुछ नहीं बोलती है, माँ का पैर छूती है और पिताजी का पैर छूती है और फिर स्टेशन की तरफ चली जाती है। वहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। अपना 1 साल का ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद फिर वापस आती है। वापस आने के बाद सीधे अपने घर जाती है, अपने माता पिता के पास जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे संतोष मिला। संतोष के माता पिता को देखा मैंने, उसके पिताजी को पैरालिसिस अटैक आ चुका है। उसकी माँ काफ़ी व्यथित है और संतोष की बहुत ही बुरी हालत है। संतोष समोसे और बंडे बेचता है। मुझसे अब उन लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा है और इस दुख की घड़ी में अब मैं उन लोगों को और दुख सहने के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब मुझे संतोष से दोबारा शादी करना है।
उसके पिताजी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं बेटी तू क्या बोल रही है, ये समझ रही है तू आज एक एसडीएम बन चुकी है और एक वो समोसा और बोंडा बेचने वाला एक छोटा सा दुकानदार है वो, जो घूम घूम करके ट्रेन में समोसा बोंडा बेचता है। ऐसे गिरे हुए, ऐसे नीचे तबके के लोगों के साथ तुम अपना रिलेशन करने की बात कर रही है। पहले की बात थी वो कुछ और था, लेकिन आज समय कुछ और कह रहा है। तेरे लिए तो अब हजारों लोग बड़े बड़े आईएएस पीसीएस तेरे साथ शादी करने के लिए आएंगे, तो फिर उस नरक में क्यों जाना चाहती है। लेकिन जब पिता ऐसे बोलते हैं तो प्रिया नाराज हो जाती है और कहती है पिताजी ऐसी बातें मत बोलिए, ये दुख और सुख हर इंसान के जीवन में आता रहता है, आज उनके ऊपर है कल हमारे ऊपर भी हो सकता है, इसलिए इस दुख और सुख से की वजह से नाता नहीं तोड़ा जाता है। वो मेरा पति कल भी था, आज भी है और जब तक मैं जीऊंगी वो मेरा पति रहेगा। अगर आप शादी नहीं करने देंगे तो मैं जीवन भर किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मैं बेशक कुंवारी रह जाऊंगी, मैं डीएसपी बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, एसपी बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, दुनिया का कितना भी कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। जब एक्चुअल में पिता चाहते थे कि वो अपने पति को अपनाए, लेकिन वो उसका एग्ज़ाम ले रहे थे, उसका टेस्ट ले रहे थे कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि उसके पिता को भी काफ़ी गांव वाले ताने मारते थे। उसके गांव वाले कहते थे कि इसके ससुराल वालों ने इसकी लड़की को छोड़ दिया, इसके लड़की में कमी था, इसीलिए इसके ससुराल वालों ने उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया। और इसी चीज़ का वो जवाब गांव वालों को देना चाहते थे कि उसके ससुराल वालों ने उसकी लड़की को अपनाया। दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारियां होने लगती है। संतोष को बुलाया जाता है, उसके पिताजी संतोष को अपने पास बुलाते हैं। प्रिया संतोष को कहती है कि तुम आज के आज मेरे पिताजी से आकर के मिलो, नहीं तो फिर बाद में अगर कुछ भी होता है तो नहीं कहना। संतोष उसी दिन अपना अच्छा मेकअप करता है, ड्रेस वगैरह पहनता है और प्रिया के पिता से आकर के मिलता है। और आके जैसे ही मिलता है तो संतोष को प्रिया के पिताजी यही कहते हैं कि देखो संतोष, तुमने जो गलती की, तुम्हारे गलती की वजह से तुम दोनों अलग हुए। अगर जीवन में दोबारा ऐसी गलती दोहराओगे तो पहले ही बता देना, तुमसे शादी में प्रिया का नहीं करूँगा। अगर तुम इसके बाद जीवन भर प्रिया का ख्याल रखोगे, उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहोगे, किसी भी तरह का उसको टेंशन नहीं दोगे, उसको टॉर्चर नहीं करोगे, उससे प्यार से रखोगे, उसको प्यार करोगे, तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। संतोष शर्म के बारे कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ हाँ या ना में गर्दन हिला रहा था। और एक बार जब गर्दन ऊपर करता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और कहता है पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत भूल हुई है। एक बार मैं आपके पैरों पर गिर कर कह रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको जीवन में कभी भी किसी भी तरह का कोई उलाहना और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। मैं जी जान से प्रिया को चाहूँगा, जी जान से प्रिया को प्यार करूँगा, अपने सर माथे पर बैठा के प्रिया को रखूँगा। दोस्तों, उसकी इस बातों से माहौल बिल्कुल सीरियस हो जाता है। हर आदमी के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान होती है, एक खुशी होती है। और फिर उसके बाद प्रिया को ले करके और वो अपने ससुराल चला जाता है। ससुराल जाता है तो उसके पिताजी और उसकी माँ दोनों अपने बहू का बहुत ही आदर से स्वागत करते हैं। उसके बाद फिर उनका जाकर के कोर्ट में दोबारा रीमैरिज होता है, मंदिर में जाकर के और जयमाला का फंक्शन होता है। फिर उसके बाद प्रिया अपने सास और ससुर दोनों को लेकर के अपने साथ जहाँ पर पोस्टेड होती है वहाँ पर चली जाती है। अपने ससुर का काफ़ी अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट करवाती है। तकरीबन 1 साल के बाद उसके ससुर भी चलने फिरने शुरू हो जाते हैं, वो भी अपने पैरों पर चलने लगते हैं। जो उनकी दुकानें होती हैं वो दुकानें दूसरे को कहती है कि बेच दो, वो दुकानें बिकवा देती है और अब अपने सास ससुर और अपने पति को तीनों को लेकर के और एसडीएम आवास में चली जाती है।
जो आवास जो उसको बंगला मिला होता है, वहीं पर तीनों चारों व्यक्ति रह रहे होते हैं। बहुत ही खुशीपूर्वक इनका जीवन चल रहा होता है। काफ़ी इस परिवार में पति पत्नी के बीच में, सास ससुर में, सबके साथ काफ़ी घनिष्ठता का माहौल होता है। काफ़ी खुशीपूर्वक अपना जीवन काट रहे होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। परिवार और भी खुशहाल हो जाता है। अब उन दादा दादी को भी खेलने के लिए एक पोता मिल चुका था। अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक बिखरता हुआ परिवार फिर से एक हो गया था और खुशियों का चार चांद लग चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।